नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। भारत और मालदीव के बीच भ्रष्टाचार से निपटने न्यायपालिका, युवा व खेल के क्षेत्रों सहित कई समझौतों ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने मालदीव को बताया निकटतम पड़ोसी और करीबी मित्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को करना होगा एक दूसरे का सम्मान। उल्लंघन करने पर कानून के दायरे में लाकर कठोरतापूर्वक दिलाई जाएगी सजा। झारखंड में हो रही अवैध घुसपैठ के मामले पर शिवराज सिंह का हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना। कहा, लागू करेंगे एनआरसी। राज्य में रोटी, बेटी और माटी की रक्षा के मुद्दे पर होगा चुनाव। मेडिसिन में 2024 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकुन को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में योगदान के लिए मिला पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने सदा ही मालदीव के लिए प्रथम उत्तरदाता की भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया। इस वक्तव्य में कहा गया है कि भारत ने सदा ही एक पड़ोसी के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। उन्होंने कहा कि भारत ने मालदीव के लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पेयजल उपलब्ध कराया और कोविड के दौरान टीके भी दिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। भारत मालदीव का निकटतम पड़ोसी और करीबी मित्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की पड़ोस प्रथम नीति और सागर विजन में भी मालदीव का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डॉक्टर मुइज्जू के साथ मालदीव में हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। मालदीव में रुपए कार्ड भुगतान का भी शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुइज्जू ने इस तरह का पहला लेन देन किया। दोनों राष्ट्रों के बीच भ्रष्टाचार से निपटने, न्यायपालिका, युवा तथा खेल के क्षेत्रों सहित कई समझौते ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों में भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। अपने वक्तव्य में डॉक्टर मुइज्जू ने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से दोनों ही देशों के बीच भविष्य में तमाम वो क्षेत्रों पर सहयोग जारी रहेगा जो दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाएगा। We look forward to concluding the free trade agreement with India, which will enable us to harness the full economic potential between our countries and to increase Indian investments in both our tourism and various sectors of development. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में मुलाकात की।
पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति के बीच बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति इस वक्त भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। बाद में दोनों ही नेताओं की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जी को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुइज्जी का औपचारिक स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। मालदीव के राष्ट्रपति भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति मुइज्जी ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और खबरों में आगे, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में अमित शाह ने पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को दोहराया। अमित शाह ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है तो नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की जनता के सामने 2047 तक विकसित भारत का उद्देश्य रखा है। अगर ट्राइबल क्षेत्र में दूर दराज के गांवों तक, दूर दराज की व्यक्तियों तक सभी मायनों में विकास को पहुंचाना है तो उसके खिलाफ सबसे बड़ा हर्डल कोई है तो ये नक्सलवाद है। अंतिम व्यक्ति तक अगर विकास पहुंचाना है तो हमें नक्सलवाद को पूर्णतः निर्मूल करना पड़ेगा। अमित शाह ने सभी युवाओं से मुख्यधारा में लौटने की अपील करते हुए कहा कि अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनंती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। गृहमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई अपने अंतिम चरण में है। मार्च 2026 तक देश इस समस्या से मुक्ति पालेगा। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। अब हमें एक अंतिम प्रहार करने की जरूरत है, फाइनल पुश की जरूरत है। अक्टूबर नवंबर में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मत संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए। महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और जबरन किसी पर थोपा भी नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, महापुरुषों, देवी देवता, संप्रदाय आदि की आस्था के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेगा
तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरतापूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। लेकिन सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विरोध के नाम पर अराजकता, तोड़फोड़ और आगजनी स्वीकार नहीं है। जो कोई ऐसा दुस्साहस करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि शारदीय नवरात्रि विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास, शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल के बीच संपन्न हो। ये प्रत्येक जनपद, प्रत्येक थाना को सुनिश्चित करना होगा। माहौल खराब करने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करें। कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों के साथ सख्ती से निपटें। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और PRV 112 की पेट्रोलिंग तेज की जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए सभी विभाग मिलकर काम करें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और झारखंड भाजपा के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज किसानों के साथ बैठक करेंगे। उसमें पहले मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी का जल्द ही विस्तृत संकल्प पत्र आने वाला है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव किसी को मुख्यमंत्री बनाने या सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव झारखंड को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना बीजेपी का संकल्प है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% थी, जो अब घटकर 28% हो गई है। विस्तृत घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है, संकल्प पत्र हमारा। लेकिन ये चुनाव केवल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है या किसी पार्टी को सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है झारखंड को बचाने का चुनाव। रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से परिवर्तित हो रही है। अब आप देख लीजिए, हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% से ज़्यादा थी, घट के 28% रह गई। अगर बाकी आबादी भी देखें तो इन घुसपैठियों के कारण बाकी आबादी, हिंदू और बाकी, बुरी तरह प्रभावित हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। राज्य में घुसपैठ न हो, इसके लिए हम झारखंड में NRC लागू करेंगे और घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। घुसपैठ तेजी से जारी है क्योंकि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार उनको घुसवा रही है, यहाँ के रोजगार के अवसर कम कर रहे हैं। इसलिए रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब हमारी धरती पर घुसपैठियों का कब्जा ना हो, और बेटी, ये तीनों बचाना, ये हमारा संकल्प है। और इसके लिए हम झारखंड में NRC लागू करेंगे। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 23 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया X पर लिखा है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जनसेवा को समर्पित सार्वजनिक जीवन के 23 वर्षों में अतुलनीय योगदान दिया है। उन्होंने देश के हर वर्ग से जुड़ी छोटी से छोटी समस्या को बारीकी से समझते हुए उनके समाधान के लिए कार्य किया। ये उनका संवेदनशील नेतृत्व ही है जिसके चलते उन्होंने गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं के भविष्य की चिंता की और उनको सशक्त और समृद्ध जीवन सुनिश्चित किया। देश के विकास और गरीब कल्याण के लिए मोदी जी ने न केवल नए आयाम स्थापित किए बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री तक की ये प्रेरणादायक यात्रा हर जनसेवक के लिए अनुकरणीय है। राष्ट्रहित और लोकहित के प्रति उनका अटूट समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। मोदी जी को इस अनवरत सेवा यात्रा पर हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को पहचान दिलाई है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर संविधान पर लगातार प्रहार करने का आरोप लगाया। बाबा साहब अंबेडकर जी का जो भी काम हुए हैं उसको अगर पहचान दिलाया है तो मोदी जी ने ही पहचान दिलाया है। सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा ये मोदी जी ने ही कराया है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान को लगातार प्रहार किया और 1975 में तो संविधान को बिल्कुल हत्या कर दिया था। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह विदेशी जमीन में देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली बात करते हैं और पीएम मोदी पर संविधान बदलने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई और कहा कि संविधान की कोई रक्षा कर सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। आज राहुल गांधी जैसे लोग जो संविधान को मानते ही नहीं हैं, वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के भारत विरोधियों के जाल में फंस गए और वहाँ से फिर भारत को नुकसान पहुँचाने वाले बात करते हैं और मोदी जी को, हमारे सरकार को बदनाम करते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। तो मैं बहुत ही इसको घोर आपत्ति दर्ज करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि संविधान का रक्षा अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी ही कर सकता है और संविधान को लोगों को पढ़ाने का काम भी मोदी जी ने ही किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में 400 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अभी कई युवाओं की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार के 5 साल पूरे होने पर 1,70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। हम आज भी 400 युवाओं को नियुक्ति दिया हूँ। कुल मिला के हमारे सरकार की समय नियुक्ति प्राप्त करने वाला युवा युवतियों का संख्या 1,25,000 क्रॉस कर चुका है। लगभग 40,000 पोस्ट का नियुक्ति प्रक्रिया अभी भी चल रहा है। हम चुनाव का समय 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन मेरा लगता है कि जब हम 5 साल पूरा करेगा तब तक हमारा नियुक्तियों का संख्या 1,70,000 तक स्पर्श करेगा। असम में कभी भी इतना बड़ा नियुक्ति नहीं हुए थे। कल आने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा नतीजों को लेकर हर दल की अपनी तैयारी है। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए आगामी रणनीतियों को लेकर भाजपा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है। साथ ही उन्होंने राज्य में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की गिनती के लिए अपने अपने काउंटिंग एजेंट्स के साथ हमने चर्चा की है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 35 के करीब अपनी सीटें हम जीतेंगे और जो बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनके साथ मिलकर हम इस स्थिति में होंगे कि हमारी सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का परिणाम कल आने वाला है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अगर हमें जरूरत नहीं भी पड़ी तब भी हम पीडीपी का साथ लेंगे क्योंकि हमें इकट्ठे चलना है। अगर हमें जरूरत भी नहीं पड़ी हम तब भी लेंगे।
क्योंकि अगर हम लोगों ने चलना है, इकट्ठे चलना है। मैं उनका शुक्रिया करता हूं, दिल से शुक्रिया करता हूं कि हम लोग इकट्ठे रियासत को बनाने की कोशिश करेंगे। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों को जमीन के बदले नौकरी मामले में जमानत मिल गई है। सभी आरोपियों को अपने अपने पासपोर्ट जमा करने की शर्त और 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। 25 अक्टूबर को आरोप तय करने पर जिरह से पहले चार्जशीट और उससे जुड़े दस्तावेजों की स्क्रूटनी की कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने बेटों के साथ पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव कोर्ट व्हीलचेयर पर पहुंचे थे। ईडी ने मामले में पूरक आरोप पत्र दायर कर दिया है, जिसके आधार पर कोर्ट ने सभी को समन भेजा था। लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन के रूप में अवैध लाभ अर्जित करने का आरोप है। मामले में तेज प्रताप यादव पहली बार कोर्ट में पेश हुए थे। दिग्गज उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को रूटीन चेकअप के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रतन टाटा 86 वर्ष के हैं। इससे पहले ब्लड प्रेशर कम होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात आई थी। खबरें आ रही थीं कि उन्हें गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। हालांकि रतन टाटा की तरफ से एक बयान जारी हुआ, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर आज आ रही खबरों को बेबुनियाद बताया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रतन टाटा के अकाउंट से कहा गया है कि मेरे स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, ये रूटीन चेकअप का हिस्सा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर कोई अफवाह नहीं फैलाए जाने की अपील की है। सात अक्टूबर इजराइल के इतिहास में दर्ज वो पन्ने जिन्हें इजरायली नागरिक शायद ही कभी भूल पाएंगे। आज से ठीक 1 साल पहले आज के ही दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर 1200 इजरायली नागरिकों को निर्ममता के साथ मार डाला था। पिछले 1 साल में कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं। कुछ बंधकों को छोड़ा गया तो कई मार दिए गए। आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ। इजरायली सेना और हमास के बीच लड़ाई को आज 1 साल पूरा हो गया है। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में एक बड़े हमले को अंजाम दिया था। हमास के इस हमले में 1200 इजरायली मारे गए थे और करीब 250 लोगों को हमास ने अगवा कर लिया था। आज भी इजराइल के कई लोग हमास की कैद में हैं। हमले के तुरंत बाद ही इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ हमले शुरू कर दिए थे। आइए नजर डालते हैं अब तक के घटनाक्रम पर। इजराइल हमास युद्ध के 1 साल पूरे। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पर पहली बार हमला किया था। हमले में 1200 लोगों की हत्या हुई थी और 250 अन्य को बंधक बनाया गया था। 8 अक्टूबर 2023 इजराइल ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी क्षेत्र पर हमला किया था। 24 नवंबर 2023 हमास और इजराइल के बीच पहला संघर्ष विराम शुरू हुआ था। 30 नवंबर 2023 संघर्ष विराम समाप्त हुआ। 2 जनवरी 2024 बेरूत पर इजरायली हमले में हमास के उपनेता सालेह अल अरौरी की मौत हुई। 1 अप्रैल 2024 इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया। 5 मई 2024 दक्षिणी गाजा पट्टी में राफा शहर के पास 3 इजरायली सैनिक मारे गए। 30 जुलाई 2024 इजरायली हमले में हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र की मौत। 31 जुलाई 2024 हमास के शीर्ष राजनीतिक नेता इस्माइल हनिया की मौत।
7 अगस्त 2024 इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में एक गोदाम पर बमबारी की जिसमें 10 लोगों की मौत हुई। 25 अगस्त 2024 इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर मिसाइलें दागी। 20 सितंबर 2024 इजरायली हमले में हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील की मौत हुई। 27 सितंबर 2024 इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की मौत हुई। 23 सितंबर 2024 इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर जमीनी संघर्ष शुरू किया। 1 अक्टूबर 2024 ईरान ने इजराइल पर कम से कम 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने अपनी जमीन पर दागे गए रॉकेटों की संख्या और उसकी ओर से किए गए हमलों की जानकारी दी है। डेटा के हिसाब से युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक गाजा पट्टी में आईडीएफ ने हमास और दूसरे गुटों के 17,000 लड़ाकों को मार गिराया है। आईडीएफ ने कहा है कि 7 अक्टूबर को भी इजराइल के अंदर 1,000 हमास लड़ाके मारे गए थे, जब इजरायली बलों ने हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की थी। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली हमलों में 41,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इससे साफ है कि गाजा में बड़ी तादाद में आम नागरिक मारे गए हैं। उधर यरूशलेम में बंधकों के परिवार सड़कों पर उतर आए। अपने अपने परिजनों की तस्वीरें लेकर नम आंखों के साथ ये लोग अपनी दास्तां बयान नहीं कर पा रहे थे। नोवा संगीत समारोह स्थल पर फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने सैकड़ों लोगों और कर्मचारियों को मार डाला था और कई अन्य को बंधक बना लिया था। गौरतलब है कि दोनों पक्षों के बीच शांति और समझौते के लिए कई वैश्विक कोशिशें कामयाब नहीं हो सकीं। मौजूदा वक्त में भी इजराइल और हमास के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।